गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईएएस पीसीएस हिंदी। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने एक क्विक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का एक क्विक रिवीजन करते हैं, जिसको हम कम से कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और उसमें वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक एवं फैक्ट लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर मध्यकालीन भारत के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं जो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था, क्योंकि मध्यकालीन भारत जो है यहाँ से ही थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, जब हम भारत पर अरबों के आक्रमण की बात करते हैं तो दोस्तों, सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण था ये क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और दोस्तों, इसने क्या था? 712 ईस्वी में। तो दोस्तों, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये क्या था? 712 में। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय जो था सिंध का जो शासक था, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि उस समय जो सिंध था उसका शासक कौन था? दोस्तों, उसका नाम था दाहिर। जो समय शासक था उसका नाम था दाहिर। क्या नाम था दोस्तों उसका? दाहिर नाम था। उस समय जो है सिंधु और जो मुल्तान था उसने इसको जीत लिया था। किसने जीत लिया था? तो दोस्तों, ये जीत लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अलाउद्दीन तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र तुर्की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है कि जो गजनी है वहाँ पे जो एक तुर्क राज्य बनाया गया था जो स्वतंत्र था, उसकी स्थापना किसने की थी? वो किसने बनाया था? तो दोस्तों, वो बनाया था आपके अलाउद्दीन ने। दोस्तों, ये बनाया था अलाउद्दीन ने बनाया गया था। जो अलाउद्दीन था, तो दोस्तों ये तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। बाद में जो है सुबुतगीन ने जो था गजनी पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, किसने कब्जा कर लिया था? सुबुतगीन ने। 986 ईस्वी में गजनी के सुबुतगीन ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों, कब किया था? 986 में भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर जो था आक्रमण कर दिया था। इस समय जो था भारत पर पहला तुर्की आक्रमण हुआ था। तो दोस्तों, आपसे ये पूछा जाए कि पहला तुर्की आक्रमण, तो पहला तुर्की आक्रमण जो था ये हुआ था 986 ईस्वी में। ये क्या था? किसने किया था? सुबुतगीन ने। और जो पहला जो पहला अरब आक्रमण था ये क्या था? आपके मोहम्मद बिन कासिम ने ये किया था आपके 712 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं कुछ फैक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों, ये क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अरबों ने सिंध पर कब्जा कब किया था? तो दोस्तों, ये क्या था? 712 में। जो अरब आक्रमण थे उस समय जो सिंध पर किसका शासन था? दोस्तों, यह जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ये था दाहिर का। जो मोहम्मद गजनी था ये किसका पुत्र था? तो दोस्तों, ये था पुत्र सुबुतगीन का पुत्र था। जो मोहम्मद गजनी था इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों, इसने किया था 17 बार। ये 16 बार असफल हुआ रहा था और 17वीं बार में इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटकर कत्ले आम मचा दिया था। जो महमूद गजनवी है इसने भारत पर जो है पहला आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसने क्या था? 1001 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा रहा? तो दोस्तों, ये रहा था जो उसका सबसे लास्ट आक्रमण था जो उसने किया था 1025 में। ये था सोमनाथ का मंदिर जो दोस्तों आपके गुजरात में आता है। जो महमूद गजनी था इसका अंतिम जो आक्रमण था ये किसके विरुद्ध हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था जाटों के विरुद्ध। जब ये लौटता हुआ जा रहा था इन्होंने इसका विरोध किया था। जो मोहम्मद गोरी था इसने जो है भारत पर
पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो दोस्तों ये किया था मुल्तान के। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, पूछ ले जाता है। जो मोहम्मद गोरी था उसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों ये किया था मुल्तान पे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको आप महमूद गजनी या गजनवी भी कह सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट की। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कितनी बार आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। अगर आप सभी एग्जाम की बात करोगे तो अभी तक ये फैक्ट कम से कम 50 बार पूछा जा चुका होगा। देखते हैं। तराइन का जो पहला युद्ध था वो कहाँ लड़ा गया था? तो दोस्तों वो लड़ा गया था 1191 में, जो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। जिसमें क्या था पृथ्वीराज चौहान थर्ड ये जीत गया था। और इसने क्या करा था? इसने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था। इसने बोला जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। जो पृथ्वीराज चौहान था, इसका जो शासन था ये दोस्तों दिल्ली पर था। कहाँ पे था? इसका जो शासन था ये दिल्ली पर था। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था और कहाँ हुआ? तो दोस्तों तराइन का युद्ध हुआ था दूसरा 1192 में, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। जिसमें क्या हुआ था? जिसमें जो है आपका गोरी जीत गया था। और इसके बाद क्या है? गोरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ कहाँ ले गया था? गजनी ले गया था, यानी आज के समय का जो अफगानिस्तान है वहाँ पर ले गया था। चलिए आगे बात करते हैं। चंद्रावत का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो दोस्तों ये लड़ा गया था 1994 में, जो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। दोस्तों ये जो जयचंद है यही वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि तुम पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करो और मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि जो संगीता थी ये इसी की बेटी थी जिससे पृथ्वीराज चौहान जो थे प्रेम करते थे। चलिए आगे देखते हैं। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो दोस्तों ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये थे आपके बघेल भीम, इसको कहते हैं बघेल भीम कहते हैं। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों ये किया था माफ कीजिएगा, तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? ये पृथ्वीराज चौहान ने, ये नहीं आएगा, ने किसको पराजित किया था? तो दोस्तों इसने किया था महमूद गोरी को। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत से ही भारत में मुस्लिम कल्चर का जो है प्रवेश हुआ था। चलिए देखते हैं। तो जो दिल्ली सल्तनत है ये आपकी 1206 से लेके 1526 तक चली थी। ये 1526 तक चली थी, जब तक जो है बाबर का भारत में प्रवेश नहीं हुआ था, जब तक चली थी। चलिए देखते हैं। 1206 से 1526 तक उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत में जो है तुर्की और अफगान वंशों के शासक थे। तो दोस्तों कौन से थे? तुर्की और अफगान वंशों के शासक थे। तो दोस्तों ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत जो थी जो दिल्ली सल्तनत थी इस पे सबसे पहला शासक किसने किया था? तो प्रथम जो शासक थे यहाँ के ये थे गुलाम वंश। जो गुलाम वंश था ये सबसे पहले शासन किया था। और जो अंतिम थे, जो यहाँ के शासन करने वाले अंतिम थे, तो दोस्तों ये थे आपके लोधी वंश। चलिए देखते हैं। जो आपका गुलाम वंश है, ये गुलाम वंश को जो है हम इलबरी, ममलूक या फिर दास वंश के नाम से जाना जाता है।
गुलाम वंश के दौरान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी इल्तुतमिश ने शमसी तथा जो बलबन था इसने बलबनी शासन की स्थापना की थी। तो दोस्तों पूछ लिया जाता है कि एक तो ये कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसको जो संस्थापक था ये था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे ये इसके संस्थापक थे। अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक, अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक संस्थापक तो ये थे आपके इल्तुतमिश, ये थे आपके इल्तुतमिश। तो दोस्तों जो आपका बलबन था, माफ़ कीजिएगा, जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने कुतबी, ऐबक ने जो है कुतबी, और जो आपका इल्तुतमिश था, जो आपका इल्तुतमिश था इसने शमसी, और दोस्तों जो आपका बलबन था इसने बलबनी शासन प्रथा की जो स्थापना की थी। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कब की थी, ये की थी 1206 में। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो दोस्तों ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसने बनाई थी अपनी राजधानी लाहौर। दिल्ली का वह शासक जिसकी मृत्यु जो है पोलो खेलते हुए हो गई थी। तो दोस्तों ये थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनकी मृत्यु जो है पोलो खेलते हुए हो गई थी। लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों ये जाना है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये डाली थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दोस्तों जो कुतुब मीनार है इसकी नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा है इसे किसने बनाया था। तो दोस्तों ये बनाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों ये था आपका आराम शाह। जो आराम शाह था ये कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी था। आराम शाह के बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो दोस्तों ये बैठा था आपका इल्तुतमिश। तो दोस्तों कौन बैठा था, इल्तुतमिश बैठा था। एक फैक्ट ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कि कुतुब मीनार का जो कार्य किसने पूरा करवाया था। तो दोस्तों ये कराया था कि इल्तुतमिश जो थे इन्होंने कुतुबुद्दीन का, माफ कीजिए, कुतुब मीनार का जो कार्य था पूरा करवा दिया गया था। क्योंकि जब ऐबक साहब मर गए थे उस समय कार्य चल रहा था, कुतुब मीनार पूरी बनकर तैयार नहीं हुई थी। वह पहला शासक जिसने बगदाद के खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ये थे आपके इल्तुतमिश, ये थे आपके इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान किसको माना गया। तो दोस्तों ये माना गया आपके कुतुबुद्दीन, माफ कीजिएगा, इल्तुतमिश को। ये आपके इल्तुतमिश को माना गया। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान या वास्तविक संस्थापक जो है ये आपका इल्तुतमिश था। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चांदी का सिक्का जिसको कहते हैं टका, जिसको कहते हैं टका या टंका, ये किसने चलाया था। तो दोस्तों ये चलाया था आपके इल्तुतमिश ने। ये चलाया था इल्तुतमिश ने। दोस्तों ये जो वर्ड है ये आज भी यूज किया जाता है। कहते हैं ना कितना टका, आप यूज करते हैं ना जनरल लैंग्वेज में कि कितना टका है। तो दोस्तों ये वर्ड आज भी यूज किया जाता है। जो इल्तुतमिश था इसने क्या करा था, जो राजधानी थी अपनी दिल्ली बना दी गई थी। क्योंकि जो ऐबक था उसने तो राजधानी लाहौर बनाई थी, इसने उसको हस्तांतरित करके जो है आपको दिल्ली बना दी गई थी। इल्तुतमिश ने किसे चंगेज खां से बचने के लिए अपनी शरण देना अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों ये था आपका जलालुद्दीन। जब चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो जलालुद्दीन जो है भारत में प्रवेश करना चाहता था, परंतु इल्तुतमिश ने इस चीज़ को गहन अध्ययन किया और जाना कि अगर हमने उसको शरण दे दी तो ऐसा हो सकता है कि चंगेज खान जो है वो भारत पर भी आक्रमण कर दे। इस वजह से जो है इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, इसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। प्रथम मुस्लिम शासिका
दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली कौन थी? तो दोस्तों ये थी आपकी रजिया सुल्तान। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो ये रजिया सुल्तान थी, ये जो है ये आपके ऐबक की पुत्री थी। ये किसकी? ऐबक की पुत्री थी। रजिया की हत्या जो है ये कैथल में हो गई थी। कैथल जो है आपके ये हरियाणा में पड़ता है, वर्तमान के हरियाणा में जो है कैथल पड़ता है। ऐसा सुल्तान जो टोपी सिलकर अपना जीवन गुजारता था, तो दोस्तों ये थे आपके नसरुद्दीन महमूद। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बलबन जो था उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। जो बलबन था इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। सजदा व पापोश की प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों ये की थी आपके बलबन ने। जो बलबन था उसने सजदा और पापोश की प्रथा प्रारंभ की थी। जो सजदा ये होता है कि सर झुकाकर, कि आप सर झुकाकर जो है नीचे बैठ जाते हैं, उसको सजदा कहते हैं। फारसी जो एक त्यौहार था जिसका नाम था नौरोज़, इसकी शुरुआत जो है ये बलबन ने की थी। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूछ ले जाता कि जो एक फारसी त्यौहार था वो किसने स्टार्ट किया था और उसका नाम क्या था? तो दोस्तों जो फारसी त्यौहार था उसका नाम था नौरोज़ और वो शुरू किया था बलबन ने। बलबन ने एक नीति और प्रारंभ की थी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, जिसको कहते हैं लौह एवं रक्त की नीति, जिसमें कहा गया था रक्त के बदले रक्त, खून के बदले खून। इस तरीके की जो कहानी चलती है या जो वाक्यांश बोले जाते हैं ये बलबन ने ही प्रारंभ किया था। बलबन जो था इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था उलुग खा। जो उलुग खा की उपाधि थी ये बलबन ने धारण की थी। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो अमीर खुसरो है और अमीर हसन जो है ये बलबन के दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इसका नाम था शमसुद्दीन। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि जो प्रथम शासक हैं, जो प्रथम शासक गुलाम वंश का ये थे ऐबक, और जो वास्तविक संस्थापक हैं ये थे आपके इल्तुतमिश, और प्रथम महिला शासक ये थी आपके रजिया सुल्तान, और अंतिम शासक थे आपके ये थे आपके शमसुद्दीन जो आपके अंतिम शासक थे। चलिए अब बात करते हैं खिलजी वंश की। तो दोस्तों अब बात करते हैं खिलजी वंश की। तो दोस्तों जो खिलजी वंश है ये आपका 1290 से लेके 1326 तक चला है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है 1290 में दिल्ली का सुल्तान बना था। ये कब सुल्तान बना था? 1290 में बना था। सुल्तान बनने से पहले वह बुलंदशहर का इक़्तिदार था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो जलालुद्दीन फिरोज था ये सुल्तान बनने से कहाँ इक़्तिदार था? तो दोस्तों ये जो इक़्तिदार था ये था आपके बुलंदशहर का। ये आपके बुलंदशहर का था जो आपके उत्तर प्रदेश का एक राज्य है। जलालुद्दीन बहुत उदार शासक था। वह हिंदुओं के प्रति काफ़ी सहिष्णु था। उसने मंगलों को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। इसने जो है पराजित किया था। जिसने पराजित किया था किसको? मंगोलों को। इसने मंगोलों को भी पराजित किया था। इसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे जिन्हें कहा गया नवीन मुसलमान। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि जो हमारे नवीन मुस्लिम हैं ये कौन है? तो दोस्तों ये थे आपके मंगोल को ही नवीन मुस्लिम कहा गया। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन की हत्या करके कौन दिल्ली का सुल्तान बना था? तो दोस्तों ये जो है ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी जो इसके एक भतीजे थे।
अलाउद्दीन के बचपन का नाम जो है, तो दोस्तों इसके बचपन का नाम था अली या गुरशास्प। नगद वेतन तथा स्थायी सेना की जो नींव है ये किसने डाली थी, तो दोस्तों ये डाली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन जो खिलजी था ये अपनी सेना को नगद वेतन देता था, और जो सेना थी इसकी स्थायी थी, यानी इसको एक तरीके से ये जो है परमानेंट जॉब देता था। कैसी जॉब देता था, परमानेंट जॉब देता था। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। घोड़े दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है ये किसने शुरू की थी, तो दोस्तों ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो सैनिक होते हैं तो उनका हुलिया लिखना, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि उनका करेक्टर स्केच बनाना, ये स्टार्ट किसने किया था, ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली का जो दृढ़ता से पालन किसने किया था, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आप कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये इकोनॉमिक्स का भी स्पेशलिस्ट था। ये जानता था कि जो प्राइस होता है वो कैसे वेरी करता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, तो दोस्तों ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में, क्योंकि जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने क्या करा था, मंगोलों को भारत में प्रवेश दे दिया था, जिसकी वजह से जो थे मंगोल भारत के दुश्मन बन गए थे। दक्षिण भारत विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला था। तो दोस्तों उनका एक दास था जिसका नाम था मालिक काफूर, उसको भेजा था। तो दोस्तों किसको भेजा था, मलिक काफूर को भेजा था। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों ये कराया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, ये था बख्तियार खिलजी। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपका बख्तियार खिलजी था। दोस्तों ये मोहम्मद गोरी का एक दास था। जिस तरीके से उसका दास एवक था, इस तरीके से ये भी दास था, क्योंकि 4-5 दास थे तो सभी को इसने क्या था, अलग अलग हिस्सा दे दिया था। किसने अपने को सिकंदर ईशानी की उपाधि दी थी, तो दोस्तों ये दी थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी फारसी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, पूछ लिया जाता है कि दिल्ली जो सल्तनत थी उसकी जो राजकीय भाषा क्या थी, तो दोस्तों उसकी राजकीय भाषा थी फारसी। चलिए अब बात करते हैं तुगलक वंश की, जो आपका 1320 से स्टार्ट होता है, गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली सल्तनत में एक नवीन राजवंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों आप कह सकते हो जो तुगलक वंश है इसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। इसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, और कब की थी, 1320 में की थी। खुसरो शाह के शासन को समाप्त कर गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में दिल्ली का सुल्तान बना था। गयासुद्दीन तुगलक का जो नाम था, इसका नाम गाजी तुगलक था। अलाउद्दीन तुगलक के समय पर वह जो था दीपालपुर का सूबेदार था। तो दोस्तों कहाँ का सूबेदार था, ये दीपालपुर का सूबेदार था। गयासुद्दीन तुगलक जो था पहला सुल्तान था जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, और इसने जो है नहरों का निर्माण भी कराया था। इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी कराई थी। तो दोस्तों इसने क्या क्या काम कराया था, किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो दोस्तों सबसे पहले इसने क्या है कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया था। दूसरा इसने नहरों की भी स्थापना कराई थी, और इसने क्या करा था, और इसने जो है तुगलकाबाद की स्थापना भी कराई थी। इसने 3 कार्य किए थे। चलिए आगे देखते हैं, तुगलक वंश का पहला शासक कौन था, तो दोस्तों ये था आपका गयासुद्दीन तुगलक, वह शासक जिसने नहरों का निर्माण सबसे पहले कराया था। तो दोस्तों ये था आपका गयासुद्दीन तुगलक। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था, तो दोस्तों ये बना था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकाल में पागल बादशाह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह ऐसी नीति बनाता था जो
समय से बहुत आगे की होती थी, जिसकी वजह से क्या है, लोगों को समझ में नहीं आती थी और वह जो नीतियाँ होती थी वह असफल हो जाती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों इसने जो है दौलताबाद को अपनी राजधानी बना दिया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांकेतिक मुद्रा ऐसा मान लीजिए आज के समय की जैसे कॉइन्स होती है, वो भी एक तरीके की सांकेतिक मुद्रा होती है। चलिए आगे देखते हैं। इब्न बतूता की पुस्तक जिसका नाम था रहला में किस सुल्तान की घटनाओं के बारे में वर्णन मिलता है? तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक की जीवन के बारे में। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है कि इब्न बतूता जो है इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रहला। और ये कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों ये था मोरक्को का। ये मोरक्को का निवासी था, जो आपके अफ्रीका में आता है, जो आपके अफ्रीका में आता है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों ये मोरक्को अफ्रीका, ये मोरक्को अफ्रीका से आया था। किसके शासनकाल में दक्षिण में किन दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये था समय मोहम्मद बिन तुगलक का। और जो दो भाई थे उसने विजयनगर की स्थापना की थी 1336 में, जिनमें दोनों का नाम था हरिहर और दूसरा का नाम था बुक्का। दूसरा नाम था बुक्का। एक का नाम था हरिहर, दूसरे का नाम था बुक्का। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण किस्म था? दर्शन, जो उसकी फिलोसफी थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसकी जो फिलोसफी थी ये एक बेस्ट दर्जे की थी, जिसकी वजह से क्या है लोग समझ नहीं पाए और इसकी नीतियाँ फेल हो जाती थी। विजयनगर की स्थापना किसने कराई थी? तो दोस्तों ये कराई थी हरिहर एवं बुक्का ने। और ये स्थापना की थी 1336 में। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो दोस्तों ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो दोस्तों ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करा गया था? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो नहर है ये फिरोज शाह तुगलक के समय में हुई थी, और जो प्रारंभ किया गया था ये गयासुद्दीन तुगलक ने प्रारंभ किया था। किसके शासनकाल में टोपर एवं मेरठ से अशोक के स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि सम्राट अशोक के जो दो स्तंभ थे, जिसमें एक था तोपरा और दूसरा मेरठ, ये दिल्ली में लाकर किसने स्थापित कराए थे? तो दोस्तों ये कराए थे फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य का पर्याप्त ध्यान किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक जो है सिंचाई पे और साथ में PWD लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। किसने शासनकाल में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या थी? तो दोस्तों ये थे आपके फिरोज शाह तुगलक। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फतुहात ए फिरोज की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया था? तो दोस्तों ये आता है आपका तुगलक वंश। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों जो रजिया सुल्तान थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए थोड़ा और जानते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्वतंत्र प्रांत की, जैसे कि जौनपुर था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो आपका जौनपुर है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सार्की राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी मलिक सरवर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कश्मीर की जो अकबर है ये कहा जाता है जैन उल आबदीन को। जो जैन उल आबदीन था इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है।
गुजरात का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो दोस्तों ये थे आपके मोहम्मद बेगड़ा। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी महमूद शाह ने। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ये कराया था राणा कुंभा ने, और ये कराया था आपके 1448 में। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूछ लिया जाता कि जो चित्तौड़ था वहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ये कराया था राणा कुंभा ने। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, और ये हुआ था 1576 में, जो आपके राजस्थान में पड़ता है। जो आपके राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें कुछ विचारक मानते हैं कि अकबर जीत गया था, और कुछ कहते हैं महाराणा प्रताप जीत गए थे। मेवाड़ की जो राजधानी है तो दोस्तों ये थी आपकी चित्तौड़। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खानदेश जो था उसकी राजधानी थी आपके बुरहानपुर। किसने खानदेश को अपने राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों ये मिलाया था अकबर ने। ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो सम्राट अकबर था इसने क्या करा था? खानदेश को अपने देश में मिला लिया था। चलिए अब बात करते हैं सैयद वंश की। तो दोस्तों बात करते हैं सैयद वंश की। खिज्र खान ने सल्तनत के बदले रयात ए आला की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों सुल्तान के बदले कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने की थी रैयत ए आला की। उसने अपने सिक्के नहीं बनवाए तथा तुगलक शासकों के नाम के सिक्के ही चलाए थे। तो दोस्तों ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला। ऐसा कौन से वंश का एक शासक था जिसने अपने सिक्के न चलाकर दूसरे राजवंश के दूसरे शासक के सिक्के चलाए थे? तो दोस्तों ये था आपका खिज़र खान, और जो सैयद वंश से संबंधित रखता है। इसने क्या करा था? तुगलक वंश के ही सिक्के अपने यहाँ पे चलाए थे। उसने पंजाब, मुल्तान तथा सिंध को अपनी सल्तनत में शामिल किया था। सल्तनत काल में शासन करने वाला सैयद वंश एकमात्र शिया समुदाय का वंश था। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो शिया समुदाय है इसका एकमात्र शासक कौन था? तो दोस्तों ये थे आपके सैयद वंश। ये थे आपके सैयद वंश वाले। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है खिज़्र खां को। चलिए अब देखते हैं लोधी वंश। जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश है। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों लोधी वंश की स्थापना जो है ये बहलोल लोधी ने की थी। तो दोस्तों किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। वह अफगानों की महत्वपूर्ण शाखा साहुल लेक से संबंधित रखता है। दिल्ली का सुल्तान बनने पर उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ये जो था आपका बहलोल लोधी, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। उसने अफगान सरदारों को जहागीरें प्रदान की थी। बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल कहा, जहां सार्की वंश स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। उसने जो है बहलोल लोधी नामक एक सिक्का भी जारी किया था। तो दोस्तों कौन सा सिक्का जारी किया था? सिक्का जिसका नाम था बहलोल लोधी नाम था सिक्के का, जो इसने सिक्का जारी किया था। वह सिक्का अकबर के शासन काल तक प्रचलन में रहा था। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था तथा सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था। आप ऐसा कह सकते हो कि जो सरदारों का कठपुतली था। ऐसा कौन सा शासक है? तो दोस्तों ये था बहलोल लोधी। और ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल तक बहलोल लोधी के या फिर लोधी वंश के सिक्के चले? तो दोस्तों वो था आपके सम्राट अकबर। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लोधी वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है बहलोल लोधी को। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। दिल्ली पर
पहला अफगान शासक कौन था? दिल्ली का पहला अफगान शासक कौन था? ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आपके बहलोल लोदी। किसने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता? तो दोस्तों ये पुकारता बहलोल लोदी ने। आगरा नगर की स्थापना जो है ये कराई थी आपके सिकंदर लोदी ने। ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूछ लिया जाता है आगरा नगर की स्थापना किसने कराई थी? तो दोस्तों ये कराई थी आपके सिकंदर लोदी ने। भूमि मापने की प्रणाली, जो आपके भूमि मापने की प्रणाली होती है जिसको कहते हैं गज ए सिकंदरी, इसकी स्थापना या इसका प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये किया था सिकंदर लोदी ने। तो दोस्तों किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने दो कार्य किए थे, एक तो दोस्तों आगरा जो नगर है इसकी स्थापना, आगरा की स्थापना की थी। दूसरा इसने किया है भूमि मापने की जो है एक प्रणाली स्टार्ट की थी जिसको गज ए सिकंदरी कहा जाता है, इसको सिकंदरी कहा जाता है। और तीसरा क्या है, इसने जो अपनी राजधानी है, जिसने अपना नगर बनाया था आगरा, उसको ही अपनी राजधानी बना दिया था। चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर लोदी की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? तो दोस्तों उसके गले में कोई दिक्कत थी, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इसका नाम था इब्राहिम लोदी। ये है इसका अंतिम एंड या फाइनल, ठीक। और जो स्टार्टिंग था या फर्स्ट, ये था आपके बहलोल लोदी। चलिए आगे देखते हैं। सुल्तानों की राज्य भाषा क्या थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जो भी सुल्तान थे सबकी राज्य भाषा जो थी फारसी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो हुआ था 1526 में, जिसमें जो है बाबर जीता और यहाँ से ही मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब देखते हैं सल्तनत कालीन व्यवस्था कैसी थी। किन दो राजवंशों ने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? दोस्तों ये थे आपके तुगलक और गुलाम। तो गुलाम से स्टार्टिंग हुई थी, फिर आया आपका क्या, खिलजी वंश, फिर आया आपका तुगलक, फिर आया आपका सैयद, और सबसे लास्ट में आया आपका लोदी। इस तरीके से तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है खिलजी वंश से पहले एक गुलाम था, दूसरा तुगलक था, ठीक। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन में मुखिया को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जो मुखिया होता था, जो मेन पर्सन होता था, उसको सुल्तान कहा जाता था। किसका शासनकाल ऐसा था जिसमें अमीर जो थे उनका महत्व चरमो उत्कर्ष पर था? तो दोस्तों ये था लोदी वंश में, क्योंकि जब अमीर आते थे तो ये भी खड़े हो जाते। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है अमीरों का चरमो उत्कर्ष था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, तो दोस्तों उसको ग्राम कहते थे। जो गांव है वो आज भी सबसे छोटी इकाई है, और प्राचीन काल में भी सबसे छोटी इकाई होता था। किसने इकता प्रथा को समाप्त किया था? तो दोस्तों खिलजी ने समाप्त किया था। और जो प्रारंभ किया था ये क्या था, इल्तुतमिश ने इसको प्रारंभ किया था। इकता प्रथा को दोबारा किसने चालू किया था? तो दोस्तों ये क्या था, तुगलक ने। सल्तनत काल में केंद्र के नियंत्रण वाली भूमि को कहा जाता खालसा। दोस्तों क्या कहते हैं, खालसा कहा जाता था। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बात करते हैं सूफी आंदोलन की। मुस्लिम राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसको हम सूफीवाद या सूफी मत के नाम से जानते हैं। जो सूफी है ये एक तरीके का आध्यात्मिक प्रवर्तक होता था, जिसमें क्या होता था, पीर और शिष्य को जिसमें क्या होता था, जो आपका प्रवर्तक होता था उसको पीर, यानी जो आपके गुरु होते थे उसको हम कहते थे पीर,
और जो आपका शिष्य होता था, जो आपका शिष्य होता था उसको हम मुरीद कहते थे। सूफी परंपरा में पीर से आश्रय सूफियों का गुरु बाबा फरीद की रचनाएं लिखी गई जो थी ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको देखने को मिलती है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है कि जो बाबा फरीद थी उनकी रचनाएं आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलती है। भारत में जो है चिश्ती सिलसिले की जो है स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी शेख मुजुद्दीन चिश्ती ने। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? इनका नाम था मुजुद्दीन चिश्ती। जो इनकी दरबार आपकी जो है जो इनकी जो दरगाह है, माफ़ कीजिएगा, जो इनकी दरगाह ये आपको अजमेर में देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। जो भक्ति आंदोलन है उसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेके आया था? तो दोस्तों ये लेके आया था रामानंद। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि जो भक्ति आंदोलन है उसको साउथ से नॉर्थ में कौन लेके आया था? तो दोस्तों ये थे रामानंद। रामानंद का जो जन्म है ये प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में, जो एक उत्तर प्रदेश का जिला है। उत्तर प्रदेश आपका जो है ये आता है नॉर्थ इंडिया में, ये आता है आपका नॉर्थ इंडिया में आता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैलाई गई थी? तो दोस्तों ये थे आपके संत ज्ञानेश्वर कबीरदास जी का जो है जन्म हुआ था वाराणसी में। ये हुआ था वाराणसी में। साकी एवं बीजक किसकी रचनाएं थी? तो दोस्तों ये कबीर की रचनाएं थी। गुरु ग्रंथ माफ़ कीजिएगा, गुरु नानक का जन्म जो है ये तलवंडी में हुआ था। जो आपके ननकाना साहिब जो आपके वर्तमान में पाकिस्तान में, जो वर्तमान के पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। गुरु नानक किससे प्रभावित थे? तो दोस्तों ये बाबा फरीद से प्रभावित थे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में जो है फरीद की रचनाएं भी देखने को मिलती है। अलवर संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपके तमिलनाडु में। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है ये हुआ था राजापुर जो बांदा में है। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी तुलसीदास ने। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रामचरितमानस की स्थापना तुलसीदास ने की थी। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो दोस्तों इनका नाम था तुकाराम। संत रैदास जी का जन्म जो है ये बनारस में हुआ था। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किसने किया था? तो दोस्तों ये क्या था शंकरदेव ने। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है असम में शंकर देव ने किया था। चलिए अब बात करते हैं मुगल काल की। अब बात करते हैं मुगल काल की, जो आपके 1526 से शुरू होता है और 1857 तक चलता है। 1857 तक चलता है। तो सबसे पहले देखते हैं बाबर, जिसने मुगल राजवंश की जो स्थापना की थी। पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था ये इब्राहिम और बाबर के बीच में 1526 में लड़ा गया था, जिसमें क्या था बाबर जीत गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है सबसे पहले तोप और किसका बारूद, तोप व बारूद का प्रयोग किया गया था। खानवा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों खानवा का युद्ध जो है ये बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, जिसमें जो है आपका बाबर जीत गया था। अपनी उदारता के कारण बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों बाबर को हम कलंदर कहते थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बाबर को हम कलंदर कहते थे, मस्त कलंदर नहीं, कलंदर ही। बाबर की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई थी। बाबर की इच्छा के अनुसार उनका शव जो है दफनाया गया था काबुल में, जो वर्तमान के आपके अफगानिस्तान में पड़ता है, जो वर्तमान के अफगानिस्तान में है। बाबर के बाद किस मुगल शासक ने शासन संभाला? तो दोस्तों बाबर के बाद उनका बेटा आया हुमायूं।
किस युद्ध के कारण मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो दोस्तों ये पानीपत के युद्ध के कारण ही पड़ी थी। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था बाबर ने। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो दोस्तों ये सूबेदार था, ये था बदख शाह का। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये अकबर ने की थी। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ये हुमायूं ने कराया था। ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के कारण बाहर से भागना पड़ा? तो दोस्तों कन्नौज की लड़ाई की वजह से इसको बाहर से भागना पड़ा था। और कन्नौज की युद्ध में जो है शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को हरा दिया था। इस वजह से जो है हुमायूं बाहर छोड़कर भाग गया था। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। चलिए थोड़ा सा शेर शाह सूरी के बारे में जानते हैं। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये था शेर शाह सूरी। शेर शाह का जो जन्म है ये बजबाड़ा जो जिसको होशियारपुर कहते हैं वहाँ पे हुआ था। शेर शाह के जो बचपन का नाम है, इसके बचपन का नाम था फरीद खां। बिलग्राम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में 1540 में हुआ था, जिसमें जो है आपका शेर शाह सूरी विजय हुआ था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। शेर शाह सूरी को किस किले को जीतने के बाद मृत्यु हो गई थी? जो दोस्तों कालिंदर का किला था, इसके बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी कालिंदर के जीतने के बाद, क्योंकि जो तोप का गोला था वो फट गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, शेर शाह सूरी अत्यधिक जख्मी हो गए थे, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया और गोड़ पर कब्जा कर लिया? तो दोस्तों ये था चौसा का युद्ध, जो हुआ था 1539 में। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। काबुलियत एवं पट्टावर्ता की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी शेर शाह सूरी ने। चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था? तो दोस्तों ये चलाया था शेर शाह सूरी ने। दोस्तों वर्तमान में भी हम रुपया ही बोलते हैं, तो ये जो रुपया है ये चांदी माफ कीजिएगा शेर शाह सूरी के समय से लिया गया है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ये शेर शाह सूरी ने कराया था, जो आपके कश्मीर से, जो पाकिस्तान से कलकत्ता तक जाती है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेर शाह सूरी ने ये कराया था। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों इसका नाम था इस्लाम शाह। शेर शाह की महानता का घोतक है उसकी प्रशासनिक सुधार। जो शेर शाह है ये अपने प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है, इसलिए ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बात करते हैं अकबर की। जो अकबर हैं इनका जन्म जो है अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये होता कलानौर में। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि इसका राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये होता कलानौर में। अकबर का जो संरक्षक थे इनका नाम था बैरम खां। जो बैरम खां थे ये अकबर के एक तरीके से बॉडीगार्ड थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1156 में, जो हुई थी अकबर और हेमू के बीच, जिसमें क्या है हेमू पराजित हो गया था। इसमें हेमू हार था, अकबर जीता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हेमू था आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था। ये इसका पहले युद्ध था जिसमें हेमू हार गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1576 में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जो एक भयंकर युद्ध था, जिसमें कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाबर जी माफ़ कीजिएगा अकबर जीता था, और कुछ मानते हैं कि महाराणा प्रताप इसमें विजय हो गया था, और कुछ कहते हैं कि कोई भी नहीं जीता था। दोनों एक दूसरे से युद्ध कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनकी सेना ही युद्ध कर रही थी। अकबर का सेनापति कौन था? तो दोस्तों इसका नाम था मान सिंह। जो मान सिंह था ये अकबर का सेनापति था। अकबर के सर्वप्रथम समुद्र कब देखा था? तो अकबर ने जो है सर्वप्रथम समुद्र जो है
गुजरात विजय के बाद देखा था। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो दोस्तों ये कराया था बुलंद दरवाजा का निर्माण, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपके उत्तर प्रदेश में आता है। अकबर नाम की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी अबुल फजल ने। अबुल फजल जो है एक अकबर के समय का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, जिसने क्या है अकबर नाम की स्थापना की थी। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो दोस्तों इनका नाम था तानसेन। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। कौन सा शासक निरक्षरता अनपढ़ता? तो दोस्तों जो अकबर है ये अनपढ़ता, अकबर जो है ये अनपढ़ था। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो दोस्तों ये चलाई थी अकबर ने। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीरबल के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों इसके बचपन का नाम महेश दास था। इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों अकबर ने क्या है इबादत खाने की निर्माण करा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो दोस्तों अकबर को जो समय था इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है अकबर के शासन काल को। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो दोस्तों तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। किस विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों ये था यूसुफ जायो का आगमन। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि बीरबल की मृत्यु किस विद्रोह को दबाने के लिए की गई थी? तो दोस्तों ये था यूसुफ जायो का विद्रोह। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो दोस्तों ये दी मोहम्मद हुसैन को। अकबर के काल में भू राजस्व के सुधारों के लिए कौन सी उत्तरदायी था? तो दोस्तों ये था डोडरमल। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो भू राजस्व के सुधार थे वो कौन करता था? तो दोस्तों वो करता था डोडरमल। अकबर काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो दोस्तों इसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये पहला भारतीय हिंदी विद्वान था जो मुगल काल में था। तानसेन का जो मूल नाम था इसका नाम था रामतनु पांडे। इनका नाम था रामतनु पांडे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये थे अबुल फजल। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूछ ले जाता है कि आइन ए अकबरी जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसके लेखक थे अबुल फजल। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो दोस्तों ये थे शेख मुबारक के। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूं ने। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला फैक्ट है। पूछ ले जाता है कि अकबर कि मुगल काल में ऐसा कौन सा शासक था जिसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो दोस्तों ये था आपका अब्दुल कादिर। किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों का श्रेय जाता है? तो दोस्तों ये जाता है आपके अकबर को, क्योंकि इसी के काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल भी कहा जाता है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी अकबर ने। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला। इसमें कहा जाता ताकि सभी धर्म के व्यक्ति आकर बैठते थे और सभी को एक मत प्रदान किया जाता था, सबकी वैल्यू इक्वल मानी जाती थी। दीन है इलाही धर्म को सबसे पहले किसने ग्रहण किया था? तो दोस्तों ये किया था बीरबल ने। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। मेवाड़ राजघरानों से संबंधित प्रसिद्ध संत कौन थे? तो दोस्तों ये थी आपकी मीराबाई। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है सिकंदराबाद में। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। पूछ लिया जाता है कि अकबर का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है सिकंदराबाद में। चलिए अब बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर जो थे ये अकबर के उत्तराधिकारी थे। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तो दोस्तों क्या नाम था बचपन का? सलीम। जहांगीर को किस काम के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने यहाँ पे न्याय की जंजीर लगा रखी थी, जिसे आके आप किसी भी समय बजाओगे तो आपको न्याय मिलेगा। तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलाई थी? तो दोस्तों ये दिलाई थी जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर को लगा
कि जो अर्जुन देव है ये क्या कर रहे हैं, ये विद्रोह में शामिल हो रहे हैं। ये जो है शाहजहाँ के साथ मिलकर जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। इस वजह से इन्होंने सिखों के 5वें गुरु को फांसी दिला दी गई थी। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। पूछ लिया जाता है कि अर्जुन देव जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे उनको फांसी किसने दिलाई थी? तो दोस्तों ये दिलाई थी जहांगीर ने। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान सबसे उच्चतम स्तर पर था? तो दोस्तों ये था जहांगीर के समय में। मुगल काल के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। तो दोस्तों जो स्वर्णकाल था ये था आपके अकबर के टाइम पे, ठीक है। और जो हमारा चित्रकारी का स्वर्णकाल ये था आपके जहांगीर के समय में। ठीक है। और आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, तो ये था दोस्तों शाहजहाँ के समय में। जो शाहजहाँ था उसके समय में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था, ठीक। ये फैक्ट याद रखना। जहांगीर का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। किस काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो दोस्तों जहांगीर का जो काल था इसको हम स्वर्णकाल कहते हैं। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस शासक ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था? तो दोस्तों ये था जहांगीर ने जो है तंबाकू को अपने शासनकाल में बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। कहा कि कोई व्यक्ति तंबाकू नहीं खाएगा, अगर तंबाकू खाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों इसका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नूरजहाँ की माता अस्मत बेगम किसकी खोज के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों ये गुलाब से इत्र बनाती थी। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। पूछ लिया जाता है कि जो इत्र है, जो गुलाब से इत्र निकालने की जो तरीका है या फिर जो ये खोजा था, किसने खोजा था? तो दोस्तों ये खोजा था नूरजहाँ की माता अस्मत बेगम ने। कैप्टन हॉकिंस एवं प्रथम अंग्रेज थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? तो दोस्तों ये आए थे जहांगीर के दरबार में, और ये आए थे 1509 में। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूछ लिया जाता कि जो कैप्टन हॉकिंस है या फिर जो प्रथम अंग्रेज थे जिनका नाम था थॉमस रो, ये किसके दरबार में आए थे? तो दोस्तों ये आए थे जहांगीर के दरबार में। चलिए अब बात करते हैं जहांगीर के बेटे पे आते हैं शाहजहाँ पे। शाहजहाँ किसके बाद सिंहासन पर बैठा? तो दोस्तों ये अपने बाप जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठा। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ये कराया था शाहजहाँ ने। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूछ लिया जाता है कि ताजमहल जो 7 अजूबों में एक है, ये किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसको बनवाया था जहांगीर ने। दिल्ली में लाल किला का निर्माण भी आपके शाहजहाँ ने कराया था। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ ने खाना की उपाधि किसे दी थी? तो दोस्तों ये दी थी असफ खां को। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दोस्तों ये की थी उस्ताद ईसा ने। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि जो ताजमहल बना है इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो इंजीनियर था ये कौन था? तो दोस्तों ये था आपका उस्ताद ईसा। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? ये भी शाहजहाँ ने कराया था। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मयूर सिंहासन है ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये वर्तमान में यूके में है। ये यूनाइटेड किंगडम के पास है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ। मुगल भवनों में किसे लंबाई तथा चौड़ाई के बिल्कुल बराबर माना जाता है? तो दोस्तों ये था आपका ताजमहल। ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि ताजमहल कौन सी नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये यमुना नदी के किनारे। ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आगरा में स्थित है। और ऐसी कौन सी मुगल भवन की इमारत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है? तो दोस्तों ये था आपका ताजमहल। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था?
तो दोस्तों ये कराया था दारा शिकोह ने। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों ये कराया था शाहजहां ने। शाहजहां ने जो है आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। किसने भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो दोस्तों जो दारा शिकोह है इसने भगवत गीता और साथ में क्या है रामायण, इन दोनों क्या है इसने फारसी में अनुवाद कराया था दारा शिकोह ने। शाहजहां का मयूर सिंहासन कौन ले गया था? तो दोस्तों फारसी आक्रमणकारी जिसका नाम था नादिर शाह, ये ले गया था, जो वर्तमान में कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम के पास है, यूके के पास है। औरंगजेब को देखते हैं दोस्तों। औरंगजेब का जो मीनिंग होता है इसका अर्थ निकलता है जिंदा पीर। सिख धर्म के 9वें जो गुरु थे जिनका नाम था तेग बहादुर, इनकी हत्या किसने कराई थी? तो दोस्तों ये कराई थी औरंगजेब ने। जो औरंगजेब है इन्होंने क्या करा था? सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे उसकी हत्या करा दी थी। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। जजिया कर को पुनः लाने वाला कौन था? तो दोस्तों ये था औरंगजेब। औरंगजेब जो है जजिया कर को वापस ला के खड़ा कर दिया था। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये औरंगाबाद में स्थित है। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बीजापुर में स्थित है। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछ ले जाता है कि जो गोल गुम्बद है ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये बीजापुर में स्थित है। औरंगजेब ने अकबर को कहाँ पर कैद करके रखा था? तो दोस्तों उसने रखा था जयपुर भवन में। तो कहाँ पे रखा था? जयपुर भवन में अकबर को कैद करके रखा था। माफ कीजिएगा, अकबर को नहीं, अपने पिता को रखा था जिसका नाम था शाहजहां। अपने पिता शाहजहां को रखा था। किसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी? तो दोस्तों औरंगजेब ने। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता है, क्योंकि यह पूरा कट्टर था। जो भी इस्लाम में लिखा है कि भाई संगीत नहीं सुनना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करता था। औरंगजेब जो था वीणा बजाने का अत्यधिक शौकीन व्यक्ति था, उसे बजाने में ये एक्सपर्ट था। तो दोस्तों किससे बजाने में एक्सपर्ट था? वीणा को। वीणा बजाने में औरंगजेब जो है एक्सपर्ट था। चलिए आगे देखते हैं। किस शासक ने शासनकाल में मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू की संख्या रखी थी? तो दोस्तों ये आपके औरंगजेब। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं। पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था ऐसा कौन सा मुगल मुस्लिम शासक था जिसने अपनी सेना में सबसे अधिक हिंदू को रखा था? तो दोस्तों ये था आपका औरंगजेब। औरंगजेब की जो मृत्यु है ये अहमदनगर में हुई थी, जो आपके वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मराठा साम्राज्य की। तो मराठा जो साम्राज्य है इसका संस्थापक थे शिवाजी महाराज। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जब शिवाजी की मृत्यु हो गई थी तो जो मुगल साम्राज्य है ये थोड़ा धीमा पड़ गया था, परंतु जब बालाजी विश्वनाथ शासक बने तो इसने क्या करा? मराठा साम्राज्य को उत्थान पर लेके गए थे। जो शिवाजी महाराज थे इनका जन्म जो है सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी की माता जो है इनका नाम जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु जो थे इनका नाम कोंडदेव था। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछ लिया जाता है कि जो शिवाजी महाराज थे इनके गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके गुरु का नाम कोंडदेव था। शिवाजी के और जो आध्यात्मिक गुरु थे इनका नाम था गुरु रामदास। जो गुरु रामदास है ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे। पुरंदर की संधि जो हुई थी ये महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लिया जाता है कि जो पुरंदर की संधि हुई थी ये किन के बीच में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था? तो दोस्तों इसको कहा जाता अष्टप्रधान। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछ लिया जाता है कि जो अष्टप्रधान है ये किसके शासनकाल में था? तो दोस्तों ये था शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी की जो दरबार की भाषा थी ये मराठी थी। तो कौन सी भाषा थी? मराठी भाषा थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गुरिल्ला युद्ध का जो
पथ प्रदर्शक कौन थे? तो दोस्तों ये थे शिवाजी महाराज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोरिल्ला युद्ध ऐसा युद्ध होता है जिसमें हम युद्ध आमने सामने होकर नहीं, छुप के युद्ध लड़ते हैं। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इनका मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री होते थे उसको पेशवा कहा जाता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जो भी डिसीजन है वो पेशवा के थ्रू ही होते थे। शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद किससे प्राप्त किए थे? तो दोस्तों जो शिवाजी थे इन्होंने पुर्तगालियों से ये सब प्राप्त किए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पेशवा का संस्थापक किसको बोला जाता है? तो दोस्तों ये थे बालाजी विश्वनाथ। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पेशवा का संस्थापक किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है किस संधि से समाप्त हो गया था? तो दोस्तों ये हो गया था सालबाई की संधि से समाप्त हो गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछ ले जाता कि पहला अंग्रेज मराठा युद्ध जो है किस संधि के बाद खत्म हो गया था? तो दोस्तों ये थी कि सालबाई की संधि। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है ये हुआ था 1674 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ ले जाते हैं। शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो दोस्तों उसने भेजा था राजा जयसिंह को, परंतु अफसोस शिवाजी ने उनको मार पीट के भगा दिया था। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत कौन थे? तो दोस्तों ये थे संत तुकाराम। शिवाजी महाराज का राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों इनके राज्य की राजधानी थी रायगढ़। इनके राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमने मध्यकालीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट, कंसेप्ट और थ्योरी को देख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को क्या है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।